Hello children, nowadays we are studying the chapter types or subfield of accounting. In this chapter I had explained many topics and today I will explain some basic terms which are important in this chapter. So let's start the topic. First is business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position whenever any business transactions takes place. It results in a change in the values of some of the assets, liabilities or capital. So business transactions means when two or more person have a use business economic activities to exchange many terms like money related to the goods. So this type of transaction called economic activity or business transaction. It can be related to the assets, can be liabilities or can be capital. These results have a change in the financial position and a business transaction. That is called the business transaction. इसका मतलब है कि जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को यूज़ करते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, या वो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे एसेट से रिलेटेड, हमारी लायबिलिटी से रिलेटेड या फिर हमारी कैपिटल से रिलेटेड भी हो सकती है। कि जैसे अगर कोई ऑनर है, उसने सबसे पहले अपनी फर्म में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आफ्टर सम टाइम ही ऑल्सो इन्वेस्टेड मोर मनी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है। तो ये सब क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, जहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास कितनी एसेट्स है फर्म की, कितनी लायबिलिटीज़ है फर्म की, फर्म का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन सब चीज़ों से भी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में पता चलता है। तो इन सब ट्रांजेक्शन को जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज अकाउंट. An account is a record of all business transactions relating to a particular person or item. In accounting, we keep a separate record of each individual asset, liability, expenses or income. So, an account is a record of all business transaction. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अकाउंट है उसमें हम अपने सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो है रिकॉर्ड करते हैं। वहाँ पर वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल आइटम सामान का भी हो सकता है। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट। यहाँ पर हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो सेपरेट है और हर एक एसेट्स का इंडिविजुअल है। लायबिलिटी, सपोज एक आदमी ने, ए ने बी और सी से लायबिलिटी यूज़ की, लायबिलिटी मतलब उधार पैसा लिया, ए ने बी और सी से पैसा उधार लिया, तो वहाँ पर अब जो लायबिलिटी के लिए जो हम अकाउंट ओपन करेंगे, ए जो करेगा बी के लिए एक अलग अकाउंट ओपन होगा और सी के लिए एक अलग अकाउंट होगा। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपने ए ने जो लायबिलिटी यूज़ की है, सपोज बी से 50,000 का उधार लिया और सी से 1 लाख का, तो इस तरह से सबके जो अकाउंट होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो आइटम से, जो हमारी एसेट से रिलेटेड भी हो सकता है और उसके पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, कैश और बैंक से भी हो सकता है। एक्सपेंस और इनकम, द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन इन टर्म एज एन अकाउंट। तो जहाँ पर हम इन सब रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। द अकाउंट ऑफ राम, एग्जाम्पल द अकाउंट ऑफ राम, कि जैसे कि हमने फर्म ने एक अकाउंट खोला हुआ है राम के नाम का, तो इसका मतलब सपोज महेश है जिसका एक बिजनेस है। महेश जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है राम के साथ, उधार में या कैश में, वो उसके एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएंगी। इसका मतलब अगर महेश एक टाइम पर राम से, मोहन से और श्याम से 3 लोगों से बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, तो जो भी उनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सपोज जिससे वो सामान ले रहा है, किसी को कैश में पेमेंट दे रहा है, किसी से मशीन खरीदी है, किसी को बिल पे किया है, तो वहाँ पर जिसके साथ जो ट्रांजैक्शंस यूज़ हो रही हैं वो उसके सेपरेट अकाउंट से ट्रांजैक्शन यूज़ की जाएंगी, ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो इसी तरह से हर एक आदमी का, हर एक आइटम का जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो आपके
अकाउंट है उसे हम अकाउंट कहते हैं। जैसे सपोज़ अगर हम बात करें पर्सनली, अगर हम एक फॉर्मल वे में बात करें तो सपोज़ आपके पापा का जो अकाउंट है तो वो आप उनका इंडिविजुअल है। अब अगर किसी के पापा का नाम महेश है तो महेश उनका बैंक में एक अपने नाम का अकाउंट होगा, महेश अकाउंट, जिसमें उनकी ट्रांजेक्शन्स हो रही है कि वो पैसा कितना बैंक में जमा करते हैं, कितना बैंक से पैसा विड्रॉन करते हैं, निकालते हैं, और क्या ऐसा भी है कि उनके साथ कोई जॉइंट अकाउंट, कोई उनके अकाउंट में दूसरा भी है जिसने उनके अकाउंट को ज्वाइन किया हुआ है। सपोज़ आपकी मदर है तो अगर एक उस तरह से दो लोग मिलकर के एक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जॉइंट अकाउंट। तो वहाँ पर अब अगर आपके पापा का जो अकाउंट है तो आपके पापा के अकाउंट में ही जो बैंक में खुला हुआ है वहाँ पर वो पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी दूसरे के अकाउंट से पैसा विड्रॉन करना चाहे या डिपॉजिट करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर बैंक में बहुत सारे जितने भी लोग हैं सबका एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया हुआ है, जहाँ पर लोग अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो विड्रॉन है पैसा निकालते भी रहते हैं और उसको डिपॉजिट भी करते रहते हैं। तो इस तरह से अकाउंट जो है वो एक रिकॉर्ड है। जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन और एक पर्टिकुलर आइटम किसी की भी हो सकती है, रिलेटेड टू द एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। Basic terms in accounting. First, entity. Entity means identification, means a reality that has a definite individual existence. Business entity means a specifically identifiable business enterprise like Super Bazaar, Jagdish Jewellers, ITC Limited, etc. An accounting system is always devised for a specific business entity, also called accounting entity. इसका मतलब है कि entity का मतलब है कि जिसका भी बिजनेस है उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसका एक अलग नाम है। तो एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जो केवल उस आदमी के बारे में हमें शो कर रहा है कि उस आदमी की क्या पहचान है, उस आदमी का जो मार्केट में किस तरह से जो मार्केट में ट्रांजेक्शन्स है किस नाम पर हो रही है। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिबल, कि जो बिजनेस एंटिटी में जो कोई भी आदमी है या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है उसका एक अपनी अलग पहचान है। बिजनेस एंटरप्राइज लाइक सुपर बाजार, तो जब अगर हम जैसे मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर अगर एक इसी तरह से सुपर बाजार का मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें जो भी घर से, जो भी होम आइटम्स है, जो भी घर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें एक ही छत के नीचे और एक ही जगह पर सारी चीज़ें अरेंज हो सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड द सुपर बाजार, कि जहाँ पर हमें ये आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कितना सामान होगा। तो इसका मतलब कि उसकी अपनी एक अलग पहचान है और सुपर बाज़ार आपके लोकल मार्केट से या किसी छोटी दुकान से अलग है, तो उसने अपनी एक अलग से आइडेंटिटी, जैसे आप बोलते हैं कि विशाल मेगा मार्ट में जा रहे हैं या मॉल में जा रहे हैं, दैट टाइप इज़ कॉल्ड द एंटिटी। जगदीश ज्वेलर्स की अगर मार्केट में कोई ज्वेलर्स है और उसके शॉप के ऊपर एक जगदीश ज्वेलर्स का बोर्ड लिखा है तो इसका मतलब उसकी अपनी एक अलग एंटिटी है, अलग पहचान है जो उसको सिमिलर नहीं करती किसी दूसरे ज्वेलर से। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइस फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी, और यहाँ पर हर एक अकाउंटिंग सिस्टम की जो एंटिटी है वो सबकी अलग अलग है। अगर कोई ज्वेलर्स है तो वहाँ पर ज्वेलर्स लिखा होगा, अगर कोई मार्केट है तो सुपर बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, तो इस तरह की सबकी अपनी अपनी एक अलग एंटिटी वहाँ पर होगी। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन्स। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, एक्सेट्रा। इट कैन बी अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब है व्हेन वी हैव यूज, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जब हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, रिसिप्ट मतलब रिसीव हो रहा है, ऑफ मनी हमें किसी से पैसा मिल रहा है, पेमेंट हम किसी को पैसा दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हैं। इट कैन बी कैश, ये कैश में भी हो सकता है, और क्रेडिट। सपोज़ मैंने एक पेन किसी को बेचा तो इस पेन के बदले में मैंने पैसा नहीं लिया, सपोज़ मैंने ए को ये 10 रुपीज़ का पेन सेल किया तो यहाँ पर, और उसने मुझे कहा कि मैडम मैं आपको आफ्टर 10 डेज ये जो पैसा है वो आपको पे कर दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर मैंने ये पेन 10 रुपीज़ का सेल किया और वहाँ पर बच्चा मुझे तुरंत 10 रुपये दे देगा, दैट इज़ कॉल्ड द कैश ट्रांजेक्शन। तो इस तरह की जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज एसेट्स।
Assets are economic resource of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms. Monetary means money. Assets वो सारे economic resource हैं किसी भी enterprise के जो पूरी तरह से यूज़फुल हैं और monetary terms मतलब हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी हम उनको इन फ्यूचर सेल करें तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज़ मेरे पास एक फ्रिज है, फ्रिज को मैंने 10 साल तक यूज़ किया, 10 साल तक मैंने उसकी यूज़फुल किया, उसको पूरी तरह से यूज़ किया। अब 10 साल के बाद सपोज़ वो ख़राब हो गया या उसमें कुछ मुझे पसंद मतलब मेरा मन है कि मैं नया जो रेफ्रिजरेटर है उसको परचेज़ करूँ, तो जब मैं उसको सेल करूँगी तो बदले में भी वो मुझे कुछ ना कुछ पैसा दे करके जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि एसेट्स वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्स हैं जो एंटरप्राइज के पास हैं और जिनसे वो यूज़फुल जितने भी रिसोर्स हैं उन सबको यूज़ करता है और इन मॉनेटरी टर्म्स, और जो एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी अपनी एक मनी वैल्यू भी है। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस इन द इट्स ऑपरेशन, कि ये सारी एसेट्स वो हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन उनके जो काम है उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है। कि अगर अब हमारे घर में फ्रिज है, कूलर है, तो ये सब हमारी क्या है, एसेट्स है। अब उनको यूज़ करते हैं अपने बिजनेस तो हमारा है नहीं, हम अपने घर के लिए, और इट्स ऑपरेशन कि जो अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमने पंखा चला दिया, हमने कूलर चला दिया, हमने एसी चला दिया, और अगर हमें वहाँ पर सर्दी लग रही है तो सर्दी का मौसम है तो हमने गीज़र ऑन कर दिया या हीटर को ऑन कर दिया। तो इस तरह से जो भी एसेट्स अगर बिजनेस के पास है और उनको वो अपने ऑपरेशन अपने काम करने की एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है तो उसको हम एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, सुपर बाज़ार ऑन अ फ्लीट ऑफ ट्रक। अगर एक सुपर बाज़ार के पास जो ट्रक्स हैं विच इज़ यूज बाय इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ, अब उसका काम है कि जो भी खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको वो डिलीवर करता है जगह जगह जहाँ पर भी उनकी डिलीवरी होती है। द ट्रक प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज, उससे एंटरप्राइज को प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर ट्रक नहीं होंगे तो उनको वो ज़्यादा जितना भी एरिया, अगर उनका एक लार्ज स्केल पे सेल होती हैं चीज़ें, एक लार्ज स्केल पे उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके पास इस तरह के ट्रांसपोर्ट के एसेट्स नहीं हैं। लेकिन अगर उनके पास ट्रक हैं या कोई भी इस तरह के व्हीकल्स हैं तो वो डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर कर लेंगे और अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जल्दी, उन टारगेट को जल्दी पूरा करेंगे। दिस आइटम विल शोन ऑन द एसेट साइड। अब आपको बताना है, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में अब आप कहेंगे कि ये सारी मेरी एसेट्स हैं, जो भी सामान मेरे जो मेरे ऑपरेशंस है, जो मेरे काम है, जो भी मेरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें जो यूज़ होते हैं दैट वो सारी हमारी एसेट्स हैं। बैलेंस शीट में वो आपके सब डेबिट हो जाएंगी ऑफ सुपर बाजार। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हमारी जो एसेट्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट करंट एसेट, सेकंड इज नॉन करंट एसेट्स। Now I have explained a structure related to the assets. Assets has two types. First is non-current asset and second is current asset. Non-current asset also have many types. First, fixed assets, non-current investment, deferred tax assets net, long-term loans and advances, other non-current assets. Also, current assets have a different types. First, current investment. Next is inventories, also called stock, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. In fixed assets, we have many types. First, tangible assets. Second is intangible asset, capital work in progress, and intangible assets under development. So today I will explain the types. First is assets are item of value used by the business in its operation. Also I have explained कि assets वो सभी चीज़ें हैं जो हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, उन सभी को हम assets कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया था कि assets के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ नॉन करंट एसेट और सेकंड इज़ करंट एसेट। सो उसको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। एसेट्स एग्जाम्पल लाइक कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। जो भी ये चीज़ें आपके पास हैं जो आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं वो सभी एसेट्स हैं। जैसे अगर आपको एक मशीन ख़रीदनी है तो मशीन के लिए आपको कैश चाहिए,
बैंक, अगर आपके पास पैसा है और वो बैंक में है तो ये बैंक बैलेंस है। स्टॉक, अगर एक चीनी, सपोज एक फॉर्मल एग्जांपल, अगर आपके चीनी के डब्बे में 5 किलो चीनी भरी है तो ये आपका स्टॉक है। अब आपने 1 महीने के अपने यूज़ के लिए 5 किलो का जो अमाउंट है, 5 किलो का मेज़रमेंट आपने एक डब्बे में, एक जो आपका कंटेनर है उसमें आपने सेव कर दिया। अब धीरे धीरे 1 महीने तक आप उसको यूज़ करते रहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉक। कि जब हम अपने रॉ मटेरियल, जो भी चीज़ें हैं हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन के टाइम पर यूज़ होंगी, हमने उसको इकट्ठा कर दिया है किसी एक जगह पर, दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉक। और धीरे धीरे अब हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ अपना जो प्रोडक्शन करना है, धीरे धीरे हम उसको मटेरियल को यूज़ करते रहेंगे जो हमारा स्टॉक होता है। फर्नीचर, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं जिनसे हम अपने बिजनेस की ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एसेट्स। नेक्स्ट इज नॉन करंट एसेट, those assets which are held for continued use in business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम लगातार यूज़ करते हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। और बिजनेस पर्पज़ हमारा क्या है? प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। कि प्रॉफिट कमाने के लिए हमें अपने जो गुड्स हैं या जो सर्विस है, सर्विसेज का मतलब है सेवाएं। अगर कोई, जैसे टेलीग्राम है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, तो ये हमें क्या, कोई गुड्स नहीं देता, कोई सामान बेचता नहीं है हमें, वो वहाँ पर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंक जो है वो हमें किसी गुड्स को सेल करने के लिए नहीं कहता, किसी गुड्स को परचेज करने के लिए नहीं कहता, वो हमसे कहता है कि जो मेरी सर्विस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर कंटिन्यूड यूज़ इन बिजनेस फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, कि जो भी एसेट्स फर्म के पास हैं उनको यूज़ करती है फर्म अपने प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस को के जो पर्पज़ है उसको पूरा करने के लिए। एंड आर नॉट मीन फॉर सेल, लेकिन उनको बेचने के लिए नहीं। मतलब नॉन करंट एसेट्स ऐसी हैं जिनको बिजनेस कंटिन्यू यूज़ कर रहा है अपने जो बिजनेस पर्पज़ है। बिजनेस पर्पज़ क्या है उसका? प्रॉफिट। उस बिजनेस पर्पज़ को पूरा करने के लिए वो लगातार अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी सर्विस को क्या कर रहा है, वहाँ पर बढ़ा रहा है, और लेकिन उसको बेच नहीं रहा है। जैसे एग्जांपल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर आपने बैंक में 5 साल के लिए पैसा जमा किया है, दैट इज़ कॉल्ड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, अगर किसी को कोई शॉप बनानी है, कोई एक क्या बोलते हैं, कोई शॉप बनानी, चलिए एक शॉप बनानी है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। तो वहाँ पर सबसे पहले उसने लैंड को ख़रीदा। अब लैंड को ख़रीदने के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या होगा? अब उस कंस्ट्रक्शन को करने के बाद वो अपनी सर्विस या जो भी गुड्स है उनको वो बेचेगा, लेकिन अपनी लैंड को सेल नहीं करेगा, क्योंकि उस लैंड के बिहाफ में उसका प्रोडक्शन होगा गुड्स का या फिर सर्विस का। एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एट्सेट्रा, कि इन सब जो हमारे रिसोर्स हैं, इन सब रिसोर्सेज के थ्रू उसका जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विस का वो बढ़ेगा, और जिनसे वो अपने जो टारगेट है, जो पर्पज़ है, उसको वो पूरा करेगा। नेक्स्ट इज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स रेफर टू लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेंजिबल एसेट। Fixed assets refer to long-term tangible assets that are used in the operations of a business. These type of assets have a useful life of more than 1 year। यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि जिस भी एसेट्स की वैल्यू 1 साल से ज़्यादा होती है उसे हम लॉन्ग टर्म एसेट या फिर फिक्स एसेट कहते हैं। जिनकी वैल्यू 1 साल से कम होती है उसे हम शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स या लाइबिलिटीज़ भी होती है। जैसे हमने पैसा किसी से बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन हमें मिलेगा कम से कम 1 साल के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लेकिन बैंक हमें 6 महीने के लिए पैसा उधार नहीं देगा। तो इसी तरह से फिक्स जो एसेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कि आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो वो आपके लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए, जितने 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने टाइम के लिए वो आपके पास काम करेगी जितना उनका यूजफुल टाइम होगा, दैट इज़ कॉल्ड द फिक्स एसेट।
यूज़ इन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, और जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए लगातार काम करती रहेगी। कि सपोज़ हमने एक फ्रिज खरीदा, वो उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 साल, तो 10 साल तक वो हमारे लिए काम करती रहेगी। 10 साल को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट। तो इसका मतलब 10 साल तक हमारे पास वो एसेट्स रहेगी, और हमारी जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें वो पार्टिसिपेट करती रहेगी, चलती रहेगी। These type of assets have a useful life of more than 1 year, like लैंड, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि फर्नीचर आपने हर एक महीने में ख़रीदा हो, आपने मशीनरी एसी आपने हर एक महीने में ख़रीदा हो? नहीं, क्योंकि ये सभी एसेट जो हैं वो फिक्स एसेट हैं और हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काम करती रहती है। टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच कैन बी सीन और टच, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स वो सभी एसेट्स हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट, दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव सीन और फील, जिनको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। दीज आर पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि हमारी जो एसेट्स हैं, एसेट्स हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट, सेकंड इज करंट एसेट। एंड फिक्स एसेट्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट टेंजिबल एसेट, सेकंड इज इंटेंजिबल एसेट, next is capital work in progress, and fourth is intangible assets under development. So first I have explained the patents. What is meaning the patents? Patent is the right means अधिकार फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उसको दे रही है, टू प्रोड्यूस किसी सामान को बनाने के लिए, एंड सेल समथिंग फॉर अ कंटेन नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों तक कोई आदमी किसी प्रोडक्शन को, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा और उसको बेचेगा, विदाउट एनीवन कॉपीइंग इट, लेकिन कोई भी उसकी बिना परमिशन के उसके प्रोडक्ट का कॉपी नहीं बना सकता, जैसे अमेजन, गूगल। तो ये इसके एग्जाम्पल है। पेटेंट इज द राइट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस एंड सेल समथिंग फॉर अ कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने उसको लिमिटेड टाइम का पीरियड का टाइम दिया है, कि आप सपोज 10 साल के लिए आपने पेटेंट्स बनाए हैं कि 10 साल तक आप प्रोड्यूस करिए, सेल करिए, और 10 साल का टाइम दिया है, विदाउट एनीवन कॉपिंग इट, लेकिन कोई भी आपके बिना परमिशन के इनकी कॉपी नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल अमेजन और गूगल। Next is goodwill. Goodwill is reputation of the business which increase the value of the business. It is an intangible asset. Goodwill का मतलब है reputation of business, कि अगर कोई आदमी या अगर किसी बिजनेस की मार्केट में जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ रही है तो हम उसको गुडविल कहते हैं। विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, धीरे धीरे उसकी ये जो इंक्रीमेंट है, ये जो रेपुटेशन है, वो उसकी वैल्यू को भी बढ़ाती चली जाती है। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, ये रेपुटेशन है, बढ़ा रही है हमारी वैल्यू को बिजनेस की, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। सपोज आपकी जो मार्केट में जब प्रॉफिट होता है, तो जैसे अगर सब बच्चों ने सुना होगा कि धीरे धीरे क्या होता है कि अगर एक नई बिजनेस फर्म है जिसने काम करना शुरू किया, अभी वो मार्केट में नई है, उसका प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है वो भी नया है, तो उसके प्रोडक्ट को मार्केट में लोग जल्दी से अडॉप्ट नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा उसको अपने एक जो रेशो है या जो रेंज है उसको कैप्चर करने में। तो यहाँ पर जब एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया तो धीरे धीरे 2 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ टाइम उसको पीरियड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, या जो कस्टमर हैं उनको लगता होगा कि जो इसके प्राइस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारी जो पॉकेट है उसको फेवर करता है, या इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, या इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, तो इन सभी चीज़ें, जो भी ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर एडवांटेज ढूंढ रहा है कस्टमर, जो वहाँ पर एक क्वालिटी ढूंढ रहा है कस्टमर, अगर वो सारी चीज़ें उसकी एक्सपेक्टेशन पर मतलब कंप्लीट हो जाती हैं, खरी उतरती हैं, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट को ऊपर उठाएगा। प्रोडक्ट को मतलब फिर क्या होगा कि धीरे धीरे हम उस प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाएंगे,
हमें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा, हमें पता है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर पहले 5 साल में फर्म ने जब प्रोडक्शन शुरू किया था, जब मार्केट में अपना काम करना शुरू किया था, तो उसने कोई भी प्रॉफिट वहाँ पर उसको नहीं हो रहा था। लेकिन 5 साल के बाद उसने देखा और ये महसूस किया कि अब मेरी जो फर्म है वो ग्रो कर रही है और मुझे कुछ एडिशनल अमाउंट, सपोज़ आपने एक एवरेज बनाया हुआ है कि हर साल मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट है कि जिसके लिए आप प्रिपेयर हैं कि मुझे एक साल में 10,000 का प्रॉफिट होता है। लेकिन सडन अगर 5 साल के बाद वो प्रॉफिट आपका डबल हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द गुडविल। इसका मतलब अब आप काम नहीं कर रहे हैं, अब आपका फर्म काम जो है वो सेम है, लेकिन मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है वो बन चुकी है और उस रेपुटेशन की वजह से आपको एक एडिशनल प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है मार्केट से, जिसे हम गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉपीराइट इज अ लीगल मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एन ऑथर work. It is a type of intellectual property that provide exclusive publication, distribution and usage rights for the author. Example books, poems, songs etc. कॉपीराइट का मतलब है कि जब आपके पास जो भी आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास लीगल जो है लीगल राइट्स है। प्रोटेक्टिंग कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई मेरे जैसा सामान ना बनाए, कोई मेरे नाम का वहाँ पर मिस यूज़ ना करें। तो वहाँ पर इसको हम कॉपीराइट कहते हैं कि अगर आपने सपोज़ मैंने ये पेन बनाया, इस पेन के जैसा अगर सपोज़ कोई दूसरा पेन बनाना चाहता है तो मैंने उसको ठीक है, मैंने उसको परमिशन दे दी कि ठीक है आप मेरे जैसा पेन बना सकते हो और उसके बदले में या मुझे आप कुछ पैसा दे दो। लेकिन अगर आपने उसको मना कर दिया है क्योंकि आपकी जो आइटम्स है, आपकी जो एसेट है उसके अंदर कुछ नया है और आप नहीं चाहते कि कोई उसके जो आपकी जो आइटम्स है, जो आपका एसेट है, उसकी तरह कोई दूसरा भी ऐसी एसेट्स को बनाए, तो अगर वो आपकी बिना परमिशन के ऐसा करता है तो आप उस पर जो है कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कॉपीराइट कि जो भी आदमी काम कर रहा है उसके पास अपना एक कॉपीराइट है, अपना अधिकार है उस चीज़ को करने के लिए, उस काम को करने के लिए। दैट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूसेज राइट फॉर द ऑथर एग्जाम। अब अगर किसी दूसरे को वो यूज़ करनी है तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे बुक्स, अगर किसी ऑथर की कोई बुक है तो वहाँ पर वो उसकी इंडिविजुअल है, लेकिन अगर उसकी बुक को कोई दूसरा यूज़ करना चाहता है, उसके नाम उसी का नाम यूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कॉपीराइट के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जो उसका मेन पर्सन होगा। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स इज एनी नेम। ट्रेडमार्क में इज एनी नेम, symbol, figure, letter, word or mark adopted and used by a manufacturer to his or her goods। कि ट्रेडमार्क का मतलब है कि कोई भी चिन्ह, कि जब कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बना रहा है तो वहाँ पर वो अपने ट्रेडमार्क, कुछ अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए कुछ एक ऐसा कुछ नाम रख देता है जिसको कोई नहीं पहचानता, सिर्फ उसी को पता है। एनी नेम, सिंबल कुछ बना देता है, फ्लावर बना देता है या कुछ चिड़िया बना देता है, कोई बर्ड बना देता है या कोई स्टार बना देता है, दैट इज कोई सिंबल 1 2 का कुछ वो कर देता है। फिगर, कोई फिगर बना देता है, लेटर वर्ड यूज़ करता है, मार्क कर देता है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चर है जो अपने प्रोडक्ट पर कुछ अलग एडिशनल किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों की तरह जो हेल्प से वहाँ पर कुछ एडिशनल उसके साथ अटैच कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेडमार्क। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें कि नाइक के जब हम शूज़ खरीदते हैं या जो कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ पर एक इस तरह का जो सिंबल है ये बना रहता है, ये फिगर बनी रहती है। तो ये क्या है, उस कंपनी का ट्रेडमार्क है। एप्पल के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं एप्पल के, वहाँ पर एप्पल की शेप में ये फ्रूट बना है, तो इसका मतलब ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। अब अगर कोई दूसरी कंपनी एप्पल के जैसे ही मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स बनाना चाहे तो वो यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए उसको कॉपीराइट लेने पड़ेंगे और परमिशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ही विल बी यूज़ हिज सिंबल, अदरवाइज नॉट। तो इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी सेम उसके ट्रेडमार्क को यूज़ करती है और सेल करती है मार्केट में उन प्रोडक्ट को, तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चर है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो कभी भी क्लेम कर सकता है कि मेरी बिना परमिशन के यहाँ पर मेरे ट्रेडमार्क को यूज़ किया जा रहा है और ये जो मैन्युफैक्चर है, ये जो प्रोड्यूसर है, ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। नेक्स्ट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
व्हेन अ कंपनी वर्क इन प्रोग्रेस नॉट कंप्लीटेड, इसका मतलब है कि जब कंपनी का काम जो है वो प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. सपोज अ कंपनी प्रिपेयर्ड अ डैम and this project is 5 year, but at present time it's only 25% work has done. इट मीन्स वर्क इज़ इन प्रोग्रेस. इसका मतलब है कि सपोज एक डैम है जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको बनाने के लिए 5 साल का समय आपको लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल केवल 25% का जो काम है वही कंप्लीट हुआ है. तो इसका मतलब काम हो रहा है, काम प्रगति पर है. जैसे हम रोड में चलते हैं, जैसे हमने देहरादून हम आते जाते या दूसरी जगह आते जाते बहुत जगह देखा है कि बोर्ड लगा रहता है जिस पर लिखा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है. तो इसका मतलब वहाँ पर जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है और वो अंडर प्रोसेसिंग है, कि जिसको धीरे धीरे हम कर रहे हैं लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है. दैट इज कॉल्ड द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट शैल बी ब्रोकन into two parts. An intangible asset is an non monetary asset, जो बिना पैसे की, जिनकी कोई पैसे की वैल्यू नहीं होती, मनी वैल्यू नहीं है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, उनका कोई फिजिकल वहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज. इंटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स वो हैं जो हमारे डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन वो नॉन मॉनेटरी वैल्यू की हैं, उनकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, हेल्ड फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन, लेकिन हम उनको यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, अपने सप्लाई ऑफ गुड्स में, सर्विसेज में, रेंटल टू अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, कि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ है उनके लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं. सो चिल्ड्रन, टुडे आई हैव एक्सप्लेन सम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग. Some basic terms has left, and in next video I will explain all those terms. So take care and goodbye.